हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। दोस्तों, हम लोग आज करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती का पर्यावरण का रिवीजन क्लास। ये रिवीजन क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी इससे बाहर कुछ भी प्रश्न शायद नहीं बनने वाला है। इसमें सभी जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसको लिया गया इसमें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट कर रहा है कि जैसे देखिए, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन एवं उसकी उपयोगिता, ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक का हम लोग बढ़िया से अध्ययन करने वाले हैं रिवीजन क्लास के रूप में। ठीक, पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन विकसित, पोषित एवं समस्त होने में मदद करता है। हमारे आसपास उपलब्ध आवरण को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण। मतलब परिआवरण, परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ। हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। अब देख लेते हैं पर्यावरण के घटक। देखिए, पर्यावरण के कौन कौन से घटक होता है। तो पर्यावरण के दो घटक होता है, जैविक और अजैविक। जैविक में कौन कौन से तत्व आता है? तो इसके अंतर्गत पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है। ठीक, और अजैविक के अंतर्गत ताप, जल, वायु आदि को शामिल किया जाता है। अब आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ता है उसको देखा जा रहा है। ठीक, बांध, नहर आदि का निर्माण, सड़कों पर रेलवे, अपशिष्ट प्रवाह, मेघ बीजन, निर्वनीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, नाभिकीय परीक्षण, उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, खनन। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले सभी एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, परीक्षोपयोगी सार संक्षेप, मतलब परीक्षा में कौन कौन से फैक्ट बन सकता है यहाँ से, तो इसको देखेंगे। तो एनवायरनमेंट शब्द पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण है। यह किस शब्द का बना हुआ है? तो फ्रेंच भाषा से बना हुआ शब्द है एनवायरनमेंट, जिसका अर्थ होता है पर्यावरण। ठीक, तो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अस्थानिक संसाधन कहा जाता है। ज्ञान, कौशल एवं विशेष योग्यता इत्यादि को आधार माना जाता है। किसके अंतर्गत? मानव संसाधन का। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाता है कौन? तो मानव। मानव को योग्य व समर्थ बनाना क्या कहलाता है? तो मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव जीवन व पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाना शामिल किया जा सकता है किसमें? सतत विकास के सिद्धांत में। पृथ्वी की विविधता को संरक्षित करना शामिल किया जा सकता है किसमें? सतत विकास के सिद्धांत में। प्राकृतिक संसाधन के पतन को कम करना शामिल किया जा सकता है सतत विकास के सिद्धांत में। ये सब होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 21 मार्च उससे लगभग एक महीने पहले क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। सामूहिक वृक्षारोपण का संबंध है सामाजिक वानिकी से। खेतों के मेड़ पर वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? तो सामाजिक वानिकी कहलाता है। मफलर का मतलब मफलर इसे कहा जाता है। जैसे कि सड़क के किनारे पेड़ लगाना, ये मफलर कहलाता है। मतलब ध्वनि को ऑब्जर्व करता है। जलवायु खनिज एवं स्थलाकृति की मृदा से निर्धारित किया जाता है, तो भूमि का उपयोग करके। प्रतिधारित दीवार का संबंध किससे है? तो भूस्खलन से है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को पतली परत क्या कहलाती है? तो मृदा कहलाती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। वह जंतु जिसका पर्यावरण शोधन समझा जाता है, तो वह कौन है? तो गिद्ध है। विश्व में संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की सूची तैयार करने वाली संस्था कौन है? तो WWF। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। भारत में मानसून आने की तिथि निर्धारित है 1 जून। भारत में लौटते मानसून की वर्षा सबसे अधिक होती है कहाँ पे? तो कोरोमंडल तट पर होती है। प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन कौन है? तो CNG है। CNG का फुल नेम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में।
भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? जैव मंडल के अंतर्गत। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूसंधि कहा जाता है। पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है मानवीय क्रियाकलापों का। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए निर्माण करते हैं किसका? प्रतिधारी दीवार का प्रयोग किया जाता है। मृदा के रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना का निर्धारण करती है कौन? जनक चट्टान। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? तो इसे ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उसे नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो संसाधन प्रबंधन कहलाता है। एक विधि है मृदा संरक्षण की। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिसका अभी उपयोग नहीं किया गया है उसे क्या कहा जाता है? संभाव्य संसाधन उसे कहा जाता है। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती है उसे क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ, उसे कहा जाता है पर्यावरण। अपर्दन स्थल रूप है इसमें से कौन है? तो छत्रक शैल का होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीवों जंतुओं को खाने के बाद गिद्धों की किडनी के काम न करने के कारण मरने लगा है, जिसका उपचार किसके साथ किया गया था? तो डिक्लोफेनेक। ये एक प्रकार की मेडिसिन होती थी। ज्वारीय वनों में पाया जाता है, वृक्ष पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, बाकी जो बताएं उसको भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलना है ये पॉइंट। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इसको इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल। देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ पे पारिस्थितिकी है, ठीक। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम अर्नेस्ट हैकल है और पारिस्थितिकी तंत्र जब पूछ देगा तो हो जाएगा एजी टेंसले, ठीक। गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो अर्नेस्ट नेस है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये पर्यावरण के घटक कौन कौन है, ये सब है। जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है। सजीव के अंतर्गत जैवमंडल आता है। मानव निर्मित जैसे पुल हो गया, पार्क हो गया, इमारतें हो गया, उद्योग हो गया, स्मारक हो गया, सड़क हो गया, ये सभी है। ये पर्यावरण के सभी घटक है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत पर्वत, मरुस्थल, मैदान आता है। फिर स्थलमंडल जो कि पर्यावरण का ही ये भाग है। तो पर्यावरण को घेरे हुए कौन है? जलमंडल है, जीवमंडल है, वायुमंडल है। तो जीवमंडल के अंतर्गत कौन आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु आता है। और जलमंडल के अंतर्गत नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर ये सभी आता है। वायुमंडल के अंतर्गत कौन आएगा? तो क्षोभ मंडल आ जाएगा, सप्ताप मंडल, समताप मंडल आ जाएगा, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि पर्यावरण के भौतिक या अजैविक संगठक वायु, जल, मृदा, खनिज, अकार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा होता है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन है? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं। देखिए यूपी टेट 2011 में ये पूछा जा चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन है? तो हम लोग पढ़े थे कि इसके दो घटक होता है, जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब पूछ देगा कि उत्पादक के अंतर्गत कौन आएगा? तो शैवाल होता है, पेड़ पौधे, बाकी सभी आ जाएगा। उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा जीव जंतु और मनुष्य आएगा। अपघटक के अंतर्गत कवक आएगा, जीवाणु आएगा। अब देखिए अजैविक घटक के अंतर्गत आने वाले कौन कौन है? तो कार्बनिक हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा और भौतिक। तो कार्बनिक में कौन कौन रहेगा? तो कार्बनिक में आ जाएगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया। अकार्बनिक में आ जाएगा अकार्बनिक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भौतिक संसाधन है उसके अंतर्गत आ जाएगा वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि।
अब यहाँ पे देख लीजिए प्रमुख तत्व है। लैमार्कवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन, ये तो नाम से स्पष्ट है। उत्परिवर्तनवाद यहाँ पे ह्यूगो डी ब्रिज, ये पूरा नाम है। नेक्स्ट, प्रकृति का मेहतर या फिर सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो जीवाणु को, कवक को, जो मतलब अपघटक होता है उसी को कहा जाता है पर्यावरण का सफाई कर्मी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो पारिस्थितिकी की बात करेगा तो उसमें सर्वोत्तम स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा, सोलर एनर्जी। देखिए 2017, 15 और 11 में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। उत्पादक के अंतर्गत कौन आता है? तो ये आएगा हरे पेड़ पौधे और शैवाल। उपभोक्ता कौन आता है? उपभोक्ता कौन होता है? तो जीव जंतु और मनुष्य, ये उपभोक्ता होता है। अपमार्जक या फिर अपघटक कौन होता है? तो जीवाणु और कवक, ये अपघटक के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन है? नदी है, तालाब है, झील है, घास का मैदान और वन है। ठीक। कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत, पार्क, बगीचा, एक्वेरियम आदि ये सभी होता है। ये कृत्रिम के अंतर्गत आने वाला है। अगला देखते हैं इसी में हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो सफ़ेदा को, जो यूकेलिप्टस होता है। किसानों का मित्र कौन है? केचुआ और सांप। देखिए ये यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो वन करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है? तो ये पूछा, मतलब ये तो पूछा ही जा चुका है। सबसे पहले इसमें खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आएगा उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता आएगा, तब जाकर अपघटक आएगा। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन है? तो घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास सबसे पहले आएगा, स्पष्ट है जब घास पूछ रहा है तो घास को कौन खाता है? तो टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को सांप, और सांप को बाज खा जाता है, बाज। देखिए ये पूछा जा चुका है। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होगा? तो बिल्कुल सीधा होता है। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। खाद्य श्रृंखला में नेफेंथिस मतलब कीटभक्षी पौधा का स्तर है, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का। ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र जिसको खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। बिहार टेट में पूछा जा चुका है। किसी पारितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है? तो ये 10%। और यह इस स्तर को किसने बताया था? तो लिंडमान के द्वारा यह बताया गया है। लिंडमान का 10% नियम इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत वो आ रहा है। ठीक। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया भी है 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो लिंडमान। कब दिया था? 1942 में। और देखिए यही फैक्ट पूछा जा चुका है पंजाब टेट में। एकमात्र महाद्वीप जहाँ घास पारितंत्र नहीं पाया जाता है तो वह कौन है? तो अंटार्कटिका है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए ये देखना जरूरी लग रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस किसके अंतर्गत आएगा? कारक इसमें होता है। तो इसमें कौन कौन कारक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तापमान होता है और पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इसको देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया है। सूर्य का प्रकाश जैसे C6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, C6H12 मतलब ग्लूकोज में टूटता है, प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा में चेंज हो जाता है। चैपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो कैलिफोर्निया में पाई जाती है चैपरेल नामक झाड़ियाँ। एक तालाब के पारितंत्र का जीव भार हमेशा कैसा होता है? तो उल्टा होता है। एक संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या स्थिर होता है। यहाँ से देखना
जरूरी है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कौन आएगा, तो घास का मैदान आएगा, वन आएगा और जंगल। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स कौन है, तो नदियाँ हो जाएगा, तालाब झील हो जाएगा, समुद्र सागर हो जाएगा, ये सभी आएगा इसके अंतर्गत। और सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जब पूछेगा तो समुद्र और महासागर होता है। देखिए उत्तराखंड टेट में पूछा जा चुका है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय, मतलब एक दिशा में होता है, मतलब सीधी दिशा में। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत देखिए घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो खाद्य स्थलीय में कौन कौन आएगा, तो उत्पादक आएगा, उत्पादक में जो कि घास होता है, फिर टिड्डा, मेढक, सांप और गिद्ध। और शैवाल जलीय में आएगा शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली और बगुला, बत्तख और सारस। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। और देखिए दो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक कौन है, तो लैमार्क है। अब यहाँ पे देख लीजिए परिक्षेपोयोगी तत्व। पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, मैं ऊपर बताया हूँ, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग कौन कौन होता है, तो विगोर के नाम से जाना जाता है। VIBGYOR, मतलब वी मतलब वायलट होता है, आई मतलब इंडिको, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड होता है। इसमें लाल एवं नीला प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। परपोषी गुण सभी उपभोक्ता में पाया जाता है। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को क्या कहा जाता है, तो इकोटोन, ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। जल मंडल पृथ्वी का सबसे बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्रों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये हम लोग ऊपर पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखने वाली इम्पोर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे देखिए घास के मैदान, कौन से घास के मैदान को क्या कहा जाता है, मतलब जम्मू कश्मीर में जो घास का मैदान होता है उसको कहा जाता है सोनमर्ग और गुलमर्ग, दोनों नाम से उसको जाना जाता है। और यहाँ पे जो उत्तराखंड में घास पाई जाती है जिसको कहा जाता है बुग्याल, मतलब उत्तराखंड के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है तो उसको बताना होगा बुग्याल। और कर्नाटक में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो उर्मिल। महाराष्ट्र में जो कि पश्चिमी घाट में घास के मैदान को सोलावन कहा जाता है। और गुजरात जो कि कच्छ में है, कच्छ के गुजरात में जो है, मतलब गुजरात के जो कच्छ में है उसको घास के मैदान को बन्नी घास कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो एक्वेरियम। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है, तो धान का खेत होता है। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो पर्णपाती वन है। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो जंगल है, फॉरेस्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र किसको कहा जाता है, तो नीम को कहा जाता है, पीपल को और बरगद को और तुलसी को पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहा जाता है, क्योंकि वो पानी को अधिक अवशोषित कर लेता है जिससे उसके अगल बगल में उगने वाले पेड़ पौधों को मतलब प्रॉब्लम होती है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उग नहीं पाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है। देखिए वन परितंत्र कहाँ मिलता है, तो ये विश्वत वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण वन, टैगा वन को कहा जाता है। घास परितंत्र के अंतर्गत कौन आएगा, सवाना परितंत्र। टुंड्रा परितंत्र के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं रूस आएगा। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, लक्षद्वीप, विजयदुर्ग जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके अंतर्गत आएगा निटरानी द्वीप और कर्नाटक। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो सर्वभक्षी। ठीक, जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है उसको क्या कहा जाता है, तो परभक्षी या फिर प्रीडेटर्स कहा जाता है।
जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करने वाला को क्या कहा जाता है? तो अपघटक कहा जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जिसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मतलब वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वातावरण और जीव के अंतर्गत आएगा। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत होना चाहिए कैसा? अधिक ढलुआदार होना चाहिए। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ मिलता है? तो अफ्रीका में। हाथी घास कहाँ मिलता है? सवाना बायोम में। देखिए यहाँ से प्रश्न बन रहा है, जैव विविधता का संरक्षण ये दो प्रकार का होता है। स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है जिसे इंग्लिश में इन सीटू कहा जाता है, और एक होता है बाह्य संस्थानीय संरक्षण जिसको एक्स सीटू कहा जाता है। देखिए जीवों को उसके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना स्वस्थानीय कहलाता है, और जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरे स्थान पर संरक्षित रखना बाह्य स्थानीय कहा जाता है। स्वस्थानीय के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए तो उसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन एवं झीलें, उपवन मतलब बगीचा होता है, समुदाय एवं संरक्षण आगार। और बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आएगा वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, नर्सरी, हर्बेरियम, ये सभी आएगा बाह्य स्थानीय के अंतर्गत। तो प्रश्न में ये मतलब एग्जाम में अगर पूछना रहेगा तो ये पूछ देगा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसके अंतर्गत, जैव विविधता के संरक्षण के किसके अंतर्गत आएगा? स्वस्थानीय संरक्षण या फिर बाह्य स्थानीय? तो स्वस्थानीय बताना होगा क्योंकि यह स्वस्थानीय के अंतर्गत आएगा। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता को क्या कहा जाता है? तो उसे जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो W.G. रोजन ने किया था। कब किया था? 1985 में। विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी शब्द को प्रस्तुत किसने किया था? तो एडवर्ड विल्सन ने। कब किया था? 1986 में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में और विषुवतीय रेखीय प्रदेश में, ये दोनों जगह मिलता है ये सब। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है पूछ देगा अगर, तो वो होता है ब्राज़ील। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, वहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता भारत में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चेन्नई में। कब स्थापित किया गया था? तो 2003 में स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मारियर्स ने किया था। कब? 1988 में। विश्व में कुल हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है? देखिए 36 दिया है, लेकिन ये बढ़कर थोड़ा अधिक हो गया है वर्तमान में। इसको देख कर जाना होगा एग्जाम में। विश्व में हॉट स्पॉट जो कि 36 बताया हूँ, फिक्स नहीं है। देखिए ये पुराना डेटा है जो कि जिसमें से है पूर्वी हिमालय 2016 में ऐड किया गया था, फिर है पश्चिमी घाट, सूडालैंड एवं म्यांमार, ये सब देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ये सब हॉट स्पॉट है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? और ये देखिए ये यहाँ से प्रश्न बनता है, ये इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नैनीताल में, उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और देखिए ये यूपी टेट 2016 में ये पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सरिस्का राजस्थान में स्थित है।
दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दाचीगम दोस्तों स्थित है जम्मू कश्मीर में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र बोरीवली में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। और देखिए बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में स्थित है। देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है ये वाला। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक तैरता हुआ भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का प्रथम, देखिए भारत का तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, लेकिन जब विश्व का पूछेगा तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, यूएसए में 1872 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मैं बताया हूँ थोड़ी देर पहले, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस पूर्व में इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह 18 है। ठीक। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? तो ये 11 है। प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की मतलब प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो नीलगिरी 1986 में इसको आरक्षित किया गया था। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में है। ठीक, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे हम लोग प्रमुख घाटियों का अध्ययन करते हैं। प्रमुख घाटी, दून घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में स्थित है। फूलों की घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह उत्तराखंड जो कि चमोली गांव में है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पार्वती घाटी यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र को देखते हैं। एक सिंह वाला गैंडा कौन सा राज्य फेमस है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। हंगुल मृग या फिर कश्मीरी हिरण यह दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। धामिन मृग तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मैं बताया हूँ तैरता हुआ पार्क है मणिपुर में, उसमें थामिन मृग मिलता है। साइबेरियन पक्षी जो कि सारस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भूमि इसको कहा जाता है। ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जंगली गधा के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है? तो कच्छ का रण जो कि गुजरात में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में उसमें ये स्थित है। ऑलिव रिडली कछुआ भितरकनिका अभयारण्य जो कि उड़ीसा में है। पेल्कन व समुद्री पक्षी के लिए फेमस कौन है? कोक्कारे बेलूर पक्षी अभयारण्य जो कि कर्नाटक में स्थित है और केलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में। इन दोनों में पेल्कन व समुद्री पक्षी के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया कब? 5 जून 1974 को। प्रश्न ये बनेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। लेकिन ये पूछ देगा कि विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1974 में। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है तो 1971 में ईरान से संबंधित है। जंगल अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो यह 2007 में लाया गया था और देखिए यह सीटेट 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम या फिर सम्मेलन। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980 में। वायु प्रदूषण मतलब रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था?
1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? 1988 में। जल प्रदूषण मतलब रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था? 1974 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। देखिए इन दोनों को याद करना आसान है। ये वाला 1986 तो एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित है और एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम कब लाया गया था? तो 2000 में लाया गया था इसको। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये कब कहाँ प्रयोग मतलब कहाँ इसका सम्मेलन किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में स्थित है, 1992 में इसका सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था? 2002 में हुआ था। अगला यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। वन संरक्षण आंदोलन से संबंधित यहाँ पे फैक्ट बनता है। देखिए प्रमुख आंदोलन और आंदोलनकारी व्यक्ति कौन है और उसका उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए बिश्नोई आंदोलन 1971 में हुआ था और इसमें कौन प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो अमृता देवी बिश्नोई, उसी के नाम पर बनाया गया था बिश्नोई आंदोलन। उसका उद्देश्य क्या था? वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान में जो खैजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ये सब आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन को सबसे आगे कौन बढ़ाया था? तो अमृता देवी बिश्नोई। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा ये सब किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। इसका उद्देश्य क्या था? वृक्ष संरक्षण को बचाने के लिए, मतलब वृक्ष संरक्षण हेतु ये किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। और देखिए इसमें अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अपिको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पांडुरंग हेगड़े से वृक्ष संरक्षण के लिए किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो कर्नाटक में किया गया था। नवधान्य आंदोलन 1987 में किया गया था, वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। और जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण को बचाने के लिए ये सब किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब किया गया था? तो 1985 में। मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था बहुउद्देशीय बांध परियोजना मतलब सरदार सरोवर बांध को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत कराना था। साइलेंट वैली आंदोलन 1985 में हुआ था। और किसने इसमें मुख्य रोल किया था? तो सुगाधा कुमारी। और ये कहाँ हुआ था? तो सांद घाटी केरल में जैव विविधता का संरक्षण हेतु ये किया गया था। अब हम लोग पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं। पर्यावरणीय पुस्तक एवं लेखक तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी किसने लिखा है? तो वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया है। संरक्षण एवं विनाश किसने लिखा है? तो सरला बहन के द्वारा लिखा गया है। और देखिए उत्तराखंड टेट में ये पूछा जा चुका है। स्पर्शगंगा रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखा गया है। डाउन टू अर्थ किसने लिखा है? तो सुनीता नारायण के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया है। धरती की पुकार किसने लिखा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा लिखा गया है। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल ये वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया था। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन किसका है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का ये सब कथन है। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा कि उपनाम क्या है। भारत का जल पुरुष किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। भारत का बर्डमैन किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है कि भारत का बर्डमैन। वृक्ष मित्र किसको कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को कहा जाता है। आइसमैन ऑफ इंडिया चेवांग नेफ्रेल को कहा जाता है। हीरो ऑफ इन्वायरमेंट माइक पांडे को कहा जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 का थीम क्या था? तो छोड़ दीजिए, 19 छोड़िए ये सब। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो संकटग्रस्त जीव जंतुओं से है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरा एवं फौना कहा जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसमें देखिए हम लोग रिवीजन भी कर ले रहे हैं अपना पढ़ के। ये तो रिवीजन क्लास है प्लस जो पढ़ रहे हैं उसका डायरेक्ट रिवीजन भी हो जा रहा है। इस क्लास का यही खासियत है। नेक्स्ट
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? तो वृक्ष मित्र पुरस्कार का भी एक नाम है। ठीक। पर्यावरण से संबंधित सप्ताह एवं महीना, देखिए वन महोत्सव कब मनाया जाता है? प्रश्न है पूछ देगा। तो फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह जो होता है वो उसमें वन महोत्सव मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह किसे कहा जाता है? मतलब 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाए जाने वाले त्यौहार को वन्य जीव सप्ताह कहा जाता है। ठीक ना। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कौन सा है? तो 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच जो मनाया जाता है उसे राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कहा जाता है। अब देखिए कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी परियोजना कब लाया गया था, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग कर लेते हैं भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक। तो देखिए यहाँ पे ब्यूरो मानक पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर यह किया गया है। वेगमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है? कृषि खाद्य पदार्थों की शुद्धता व गुणवत्ता की माप के लिए किया जाता है। हॉलमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है? सोने की गुणवत्ता के लिए किया जाता है। इकोमार्क का संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूलन से है। यूरो मानक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मोटर वाहन प्रदूषण के लिए किया जाता है। अब देखिए ये वाला हम लोग देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? तो मतलब 1973 में। अब देखिए ये कितनी बार पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हांगुल परियोजना 1970 में। कस्तूरी मृग परियोजना कब लाया गया था? यह भी 1970। हांगुल और कस्तूरी याद हो जाएगा क्योंकि दोनों एक वर्ष में, मतलब दोनों सेम वर्ष है। कैंडा परियोजना 1987 में। समुद्री कछुआ परियोजना मतलब कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में लाया गया था। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण 2009 में। ठीक। अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण दिवस से रिलेटेड सभी फैक्ट यहाँ पे है। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किसको? कमलांग बाघ अभ्यारण्य को। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कान्हा किसली जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ में, किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में है। ये बस डाटा याद नहीं रखना है क्योंकि ये पुराना डाटा है दोस्तों। ठीक। ये सही है कि वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। गेंडा स्टेट किसको कहा जाता है? यह भी याद रखिएगा। गेंडा स्टेट असम में। मतलब ये समझ जाइएगा कि सबसे ज़्यादा अगर टाइगर जहाँ मिलता है तो मध्य प्रदेश, इसलिए उसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। और गेंडा जहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा तो उसको गेंडा स्टेट कौन है? असम है। पर्यावरणीय संस्थान देख लेते हैं हम लोग। भारतीय प्राणी संरक्षण कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, करनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, यूपी के कानपुर में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जोधपुर राजस्थान में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ
पेलियो बॉटनी लखनऊ में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर जो कि गुजरात में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मैसूर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? तो यह नागपुर में है दोस्तों। वर्षा एवं आर्द्रपातीय हुआ संस्थान कहाँ पे है? जोरहाट। जो जोरहाट कहाँ पे है? असम में। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ पे है? तो अल्मोड़ा में स्थित है यह। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे है दोस्तों? तो यह भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। अब यहाँ पे देख लेते हैं WWF का प्रतीक क्या है। प्रतीक को हम लोग समझेंगे। तो जॉइंट पांडा के लिए ये फेमस है, मतलब इसका प्रतीक है जॉइंट पांडा जो कि दैत्याकार पांडा के नाम से जाना जाता है। WWF वैश्विक स्तर पर कार्य करता है वन्यजीव संरक्षण के लिए। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम मतलब MAB मतलब मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। भारत में आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है? तो 42 है। देखिए दोस्तों, डाटा को थोड़ा सा चेक करके जाइएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं ये जो बता रहा हूँ ये वाला डाटा मिस्टेक हो सकता है, डाटा में कोई इधर उधर हो सकता है क्योंकि बढ़ घट सकता है। भारत का 27वां आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये सही है। विश्व आर्द्रभूमि का प्रथम सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को कहाँ हुआ था? ईरान में। यह किस लिए फेमस है? तो आर्द्रभूमि मतलब रामसर आर्द्रभूमि के लिए फेमस है। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन है? तो रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि संस्थान क्षेत्र कौन है? तो सुंदरवन आर्द्रभूमि जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमियों की संख्या 8 है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 29 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। और प्रश्न ये बनता है कि गैंडा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है या फिर गैंडा प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? तो गैंडा प्रदेश के नाम से जाना जाता है किसे? असम को। ठीक। कुछ पर्यावरणीय दिवस के प्रमुख थीम, चलिए 2019 का थीम है, इसको नहीं देखेंगे, पुराना थीम है। यहाँ से प्रश्न बनता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन। तो देखिए UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को हुआ था। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो नैरोबी जो कि केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण यह करता है ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में स्थापित इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। IUCN इसका फुल नेम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका हिंदी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय है ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करना। और देखिए यह फैक्ट कितनी बार पूछा जा चुका है। IUCN संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। इस बुक से संबंधित जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है उसे हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। WWF इसका फुल नेम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड भी कहीं कहीं इसका फुल नेम दिया रहता है, यह भी सही है। स्थापना इसका हुआ था 29 अप्रैल 1961 में। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो मार्गस स्विट्जरलैंड में पड़ता है। प्रतीक इसका है जॉइंट पांडा। यह इसका उद्देश्य क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा इसके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किया गया था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उसी टाइम निर्णय किया गया कि मनाया जाएगा। ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल तो यह जापान से रिलेटेड है। 11 दिसंबर 1997 को किया गया।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह प्रोग्राम बनाया गया था। रियो पृथ्वी सम्मेलन यह ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति। जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी 10 सम्मेलन का कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। सतत विकास पर विशेष बल दिया गया था। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने पर बल दिया गया था। WHO इसका मुख्यालय कोई बताएगा? WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल नेम हो जाएगा WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हिंदी इसका होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका बनाया गया था जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। हाल ही में अमेरिका में WHO से अलग होने वाला फैसला किया गया है। WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है, जो कि चीन से फैला है। अब यहाँ पे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को देखेंगे। प्रदूषण के मुख्य कारक, प्रकार और कारण को जानेंगे। देखिए, वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसों तथा धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट मतलब जलवाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो देखिए, जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो यह होता है मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन, कृषि कार्यों का उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शौक और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाली प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन, गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ा जाना, कच्चा पेट्रोल कुआं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जल एवं मछलियों आदि को हानि पहुंचाता है, अंततः खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। इन सभी कारणों से जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, अब भूमि प्रदूषण को देख लिया जाए तो भूमि प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक जब प्रयोग हो जाएगा तो भूमि प्रदूषण होता है। औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भूमि, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती, घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाली अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरेमिक, सीमेंट आदि सम्मिलित होता है। इन कारणों से भूमि प्रदूषण होता है। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। शहरों एवं गांवों में किसी भी त्यौहार व उत्सव में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल व प्रयोग द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण, उसके इंजन एवं हॉर्न के कारण, औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर, सायरन, हॉर्न तथा मशीनों द्वारा होने वाले शोर, जनरेटरों एवं डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब प्रकाश प्रदूषण को देख लेते हैं। बढ़ती गाड़ियों के कारण हाई वोल्ट के बल्ब का इस्तेमाल, किसी कार्यक्रम में ज़रूरत से ज़्यादा डेकोरेशन करना, एक कमरे में अधिक बल्ब को लगाने से प्रकाश प्रदूषण होता है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन कौन है? तो सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, सड़े गले पदार्थ और कागज़, ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक तत्व होता है। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक के अंतर्गत कौन आएगा? प्लास्टिक आएगा, पॉलीथीन आएगा, पारा आएगा, DDT, शीशा, ये सभी आएगा। हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला प्रदूषक कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत डेंजरस गैस होता है। स्मॉग मतलब धुंध बनता है किससे? तो यह धुआं तथा कोहर के
सम्मिश्रण होता है। लंदन धूम्र दिखाई देता है शीतकाल में सुबह के समय। ये फैक्ट छोड़ना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मेथेन, और N2O होता है, SF6 होता है, CFC होता है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है, और जलवाष्प भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन कौन है। तो चीन है, अमेरिका है, ये सभी नंबर 1 पे है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन है। तो यह चीन है। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था किसने। जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने। और देखिए ये पंजाब टेट में पूछा जा चुका है। देखिए हरित गृह गैस के अंतर्गत कौन कौन सा गैस आता है। तो इसके अंतर्गत मेथेन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी आता है। इसी में से प्रश्न पूछ देता है कि इसमें से कौन हरित गृह गैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सभी जानना होगा, तभी उसका आंसर दे पाना आसान होगा। देखिए यहाँ पे कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है। तो सिल्वर आयोडाइड, मतलब इसका प्रतीक चिन्ह होता है AgL। ठीक, शुष्क बर्फ कौन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे है। तो ओस्लो, जो कि नॉर्वे में पड़ता है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी कहाँ पे। स्वीडन में। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। हुई थी और होती है में अंतर होता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो देखिए ये 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। 1984 में हुआ था। और यह भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुआ था, किस स्टेट में भारत के। तो यह हुआ था भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और कौन सी गैस के रिसाव के कारण यह सब हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, उसका चिन्ह देख लीजिए CH3NaCO, ये उसका प्रतीक चिन्ह है। चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी। तो 1986 में हुई थी। और कहाँ, यूक्रेन में हुई थी, यूक्रेन। यहाँ पे इसी को ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है टीचिंग एग्जाम्स में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो कौन था। क्योटो प्रोटोकॉल, कब। 1997 में। अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना क्या कहलाता है। तो स्टोन लेप्रोसी इसको कहा जाता है। ताजमहल का पीला होना किसके कारण हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल पीला हो गया है, उसका रंग। दम घोटू गैस के नाम से किसको जाना जाता है। तो वही CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू के नाम से जाना जाता है। ये सब छोड़िए, तो पुरानी है। देखिए ये शरीर में चला जाता है तो कौन सा रोग होता है, इसको देख लेते हैं। पारा मिनीमाता रोग होता है। आर्सेनिक से ब्लैकफुट हो जाएगा। फ्लोराइड से नॉक्सी संलक्षण हो जाएगा। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है। एस्बेस्टस से फेफड़े का कैंसर हो जाता है। बेंजीन से ल्यूकेमिया का कैंसर हो जाएगा। और एनिलीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। प्रदूषण के सूचक कौन कौन है। देखिए वायु जब प्रदूषित हो जाएगा तो वहाँ पे लगा हुआ जो लाइकेन होता है वो भी मुरझा जाता है, खराब होने लगता है, जिससे पता चल जाएगा कि वायु प्रदूषित हुआ है।
तो मतलब वायु प्रदूषण के सूचक कौन है? तो लाइकेन होता है। सीवेज प्रदूषण के सूचक ई कोलाई जीवाणु होता है और जल प्रदूषण के सूचक डायटम होता है। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? तो BOD। उसका फुल नेम पूछ देगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका पूरा नाम होता है और ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के टेट में और उत्तराखंड के टेट में पूछा जा चुका है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई का क्या नाम है? तो डेसिबल उसका नाम है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? मैं शुरू में ही बताया था कि ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक कितना होता है? तो 45 डेसिबल होता है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1985 में। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या कहाँ हुई थी? तो चंबल घाटी के बिहड़ क्षेत्र में हुआ था। मृदा अपरदन रोकने के उपाय कौन कौन हो सकता है? तो वृक्षारोपण, मेड़बंदी, हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध और जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। यहाँ पे भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत ध्वनि स्तर क्या है? क्षेत्र में देखिए ध्वनि स्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में 25 से 35 होना चाहिए। भवन में टेलीविज़न तथा रेडियो कक्ष के लिए 25 से 35 ध्वनि स्तर। उपनगरीय में 30 से 40 होना चाहिए और संगीत कक्ष में 30 से 35 होना चाहिए ध्वनि का डेसिबल। नगरीय आवासीय में होना चाहिए 35 से 40 और ऑडिटोरियम, हॉस्टल या फिर सम्मेलन में 35 से 40 इसमें भी होना चाहिए। नगरी में होना चाहिए 40 से 45 और कोर्ट और निजी कोई संस्थान है तो उसमें होना चाहिए 40 से 45। देखिए पर्यावरणविद का जन्म स्थान इसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ से विशेषता और जन्म स्थान। सलामरदा थिमक्का का जन्म स्थान कौन है? तो कर्नाटक है। इसकी कौन सी उपाधि है? वृक्ष माता। योगदान 400 बरगद के वृक्षों सहित 8000 से अधिक वृक्षों को लगाया। पुरस्कार मिला था 2019 में पद्मश्री। सुगाथा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। योगदान इसका था प्रकृति संरक्षण समिति की स्थापना, साइलेंट वैली को बचाने के लिए चलाए गए आंदोलन, सेव साइलेंट वैली आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इन्होंने। और पुरस्कार इनको कौन सा मिला था? तो मनोलेखछुतु के लिए सरस्वती सम्मान मिला था। कब मिला था? 2012 में। अनुपम मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। योगदान क्या था? तो गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में पर्यावरण कक्ष की स्थापना, चिपको आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। राजेंद्र सिंह की संस्था तरुण भारत के अध्यक्ष रहे। पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिला था। कलक्कन पोक्डान का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। योगदान मैंग्रोव स्कूल के संस्थापक है इन्होंने। मैंग्रोव के पारिस्थितिकी के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास इन्होंने किया था। पुरस्कार मिला था PS गोविनाथन नायर पुरस्कार, बाल साहित्य संस्थान पुरस्कार। 2 प्रकार के पुरस्कार मिल चुके हैं। जॉन से या फिर जैकब का जन्म स्थान कौन सा है? तो केरल हुआ था, केरल के नट्टकम में। योगदान मैत्री आंदोलन 1995, प्रकृति एवं पेड़ों से भावनात्मक लगाव पर आधारित मैत्री परंपरा के तहत विवाह के समय वर वधु द्वारा एक पौधा लगाया जाता है। रंजित भार्गव का संबंध लखनऊ से है। योगदान मिला क्या है? श्री भार्गव ने ऊपरी गंगा क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिलाने का अद्वितीय प्रयास किया था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री। कब मिला था? 2010 में। सुनीता नारायण, इनका संबंध नई दिल्ली से है। ये नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। योगदान इनका क्या है? हरित विकास और अक्षय विकास के महान समर्थक, भारत स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के निदेशक, अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका डाउन टू अर्थ का प्रकाशन इन्होंने ही किया था। पुरस्कार इनको मिला था पद्मश्री 2005 में। नेक्स्ट, जगदीश बावला
जन्म स्थान है उत्तराखंड। योगदान पर्यावरण संरक्षण प्रति लोगों में जागरूकता सृजित करने में महत्वपूर्ण योगदान। पुरस्कार मिला था 2005 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। और देखिए डॉक्टर नार्बर अर्नेस्ट बोरलाग का जन्म हुआ था नॉर्वे में हुआ था। योगदान विश्व क्रांति के जन्मदाता सोनारा 65 और लरमा रोहो नामक गेहूं की प्रजातियों की खोज की। इसका यह भागीरथ प्रयास विश्व में भूखमरी हटाने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। पुरस्कार मिला था 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार। और अल गोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन योगदान पता है कि मानव निर्मित क्लाइमेट चेंज के बारे में सामान्य जानकारी का प्रयास करने के लिए जाना जाता है। पुरस्कार मिला था नोबेल शांति पुरस्कार 2007 में। फिल्म थी एन इन कनेक्टिव ट्रूथ के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था 2007 में। वंगारी मथाई का जन्म केन्या में हुआ था। केन्या कहाँ है? नैरोबी। केन्या एक देश है। तो केन्या में वंगारी मथाई का जन्म हुआ था। योगदान वे धाड़ी विकास के लिए जानी जाती है। उन्होंने केन्या में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। पुरस्कार शांति नोबेल पुरस्कार मिला था 2004 में। और डॉक्टर सलीम अली, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जन्म हुआ था मुंबई में। योगदान प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ। इन्हें पक्षी प्रेरक कहा जाता था। जम्मू कश्मीर में इनके नाम से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। सलीम अली राष्ट्रीय पुरस्कार तथा फेलोशिप प्रदान करती है। पुस्तक इनका है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। आत्मकथा है फॉल ऑफ स्पैरो। एसपी गोदरेज, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। योगदान किस योगदान के लिए जाना जाता है? तो भारत के वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति के प्रति सचेष्ट। पुरस्कार मिला था पद्म भूषण 1999 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था 1991 में। जादव मोलाई पाएंग का जन्म स्थान कहाँ है? तो असम के जोरहाट में है। योगदान था ब्रह्मपुत्र नदी के एक वीरान टापू मतलब लगभग 1360 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कर अपने प्रकृति प्रेमी होने का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया, जिससे इस जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट रखा गया है। पुरस्कार पद्मश्री मिला था। पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? 2015 में। ठीक, नेक्स्ट। तो दोस्तों आज के बस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मेरा पर्यावरण का ये रिवीजन क्लास? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।